किया। उन्होंने जुडिशरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स हो, अलग अलग जगह के लोगों को इंटरकनेक्ट किया है। इससे इनकार करिए या ना करिए, हमारे साथ क्या है? हम एक दूसरे के साथ चाय पीने को तैयार नहीं है, हम एक दूसरे की तारीफ सुनने को तैयार नहीं है। हमें लगता है कि जब तक इसकी जड़ नहीं काटेंगे तब तक हमारी जगह ही नहीं बनेगी। ये एक सच्चाई है। इससे कौम को निकलना पड़ेगा, इससे समाज को निकलना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारे मजहबी रहनुमाओं को आगे आकर के इस पर बात करनी पड़ेगी। और एक बहुत कड़वी बात यहां कहकर के आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत कड़वी बात है, लेकिन सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इसे आगे तक पहुंचाइए। हम ये तो चाहते हैं कि हमारी ईद आए तो इस देश का जो नॉन मुस्लिम लीडर है वो शानदार सी फोटो और ग्राफिक बना करके मुबारकबाद दे, हमारे त्योहारों पर वो आगे आए और हमें सेवइयां खिलाए, हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन आपका कोई नेता अगर ईद की होली की मुबारकबाद दे दे, और अगर वो होली में कहीं किसी सियासी मजबूरी की वजह से ही सही खड़ा हो जाए और उसके कपड़े पे एक रंग लग जाए, तो ये जो फतवे निकलते हैं, इन फतवों से भी कौम को बाज आना पड़ेगा। ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इस देश में कितनी पार्लियामेंट है जहां आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं? इस बात को, इसका डेटा कलेक्ट करिए। बमुश्किल 10 से 15 सीट निकलेंगी जहां आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं। बाकी कैसे जीतेंगे? आपके साथ कौन सा समाज है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है? उसको बांटने की बहुत सी कोशिशें तो हुई है पिछले 70 साल में, लेकिन जोड़ने के लिए हमने 70 साल में क्या किया है? आपको ये तो समझना पड़ेगा, इस पर बातचीत तो करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो ऐसे ही महफिलें जुटाइए, लोग आएंगे, लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, हासिल नहीं निकलेगा। ये बात मान लीजिए, मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैं इस उम्र में जितना मैंने जिंदगी को जिया है उस बुनियाद पर आपसे ये बात कह रहा हूं। बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारे सियासी प्लेटफॉर्म से लोग नहीं बोल सकते, उसके लिए प्रेशर ग्रुप की जरूरत होती है। मैं चाहता हूं ऐसा प्रेशर ग्रुप जनरेट हो। पिछले दिनों जब सुनहरी बाग का मस्जिद का मुद्दा खड़ा हुआ, मैं जावेद साहब यहां बैठे हैं, ये मेरे पास आए और उन्होंने कहा ये सिचुएशन है, मस्जिद ढहा दी जाएगी। मैंने कहा मेरा काम यह है कि मैं इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाऊंगा, आपका काम यह है कि आप इसके लिए बेदारी करिए, लोगों को बेदार करिए। और तीसरी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि एक ऐसा ग्रुप बनाइए, एक ऐसा सोशल ग्रुप बनाइए, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए कि जब कभी सुनहरी बाग मस्जिद के सामने बुलडोजर खड़ा हो तो एक मैसेज पर 200 लोग वहां खड़े होने को तैयार हो। मैं पहला आदमी होऊंगा जो वहां खड़ा होने के लिए आपको मिलूंगा। मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई और खुशी है कि अभी थोड़ा सा मसला रुका है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जहां ना अकेले इमरान कुछ कर सकते हैं, ना एक अकेले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कर सकते हैं कुछ, ना एक अकेले अदील साहब कुछ कर सकते हैं। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। धूर्तों से मुकाबला है, और धूर्तों से मुकाबला करने के लिए वो इतनी बेशर्मी के साथ सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आखिरी एक बात बता के खत्म करता हूं कि कल हम पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खड़े होकर के नीट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां स्पीचेस चल रही थी। हमारी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फूलो देवी नेताम, जो राज्यसभा की सांसद है छत्तीसगढ़ से, वो नारा लगाते लगाते बेहोश होकर गिर गई। और यकीन जानिए, पहली बार ऐसा मेरी आंखों के सामने का मंजर है कि हम उन्हें स्ट्रेचर पे उठा के ले जा रहे थे और चेयर पर बैठे हुए चेयरमैन साहब ने झांकने की भी कोशिश नहीं की कि जिंदा है कि मर गई, और उसके बाद पार्लियामेंट चलती रही। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन ये हो रहा है, तो आप समझिए कि किनसे मुकाबला है, किनसे लड़ना है। उन्हें पता है कि बुलडोजर आपके घरों में चलेगा तो इस देश में एक तबका है जो बहुत खुश होता है। आप तो कंधा हैं, बंदूकें उन्हें कहीं और चलानी है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने साथ एक आध ऐसा समाज खड़ा करिए कि जो सिर्फ सियासी नहीं, समाजी तौर पर और सड़क पर भी आपके साथ खड़ा हुआ नजर आए। मेरी पेशकश है आईएनसीआर के साथियों को कि हिंदुस्तान के हर शहर में चलिए, इस तरह की कॉन्फ्रेंस करिए, उन लोगों को हौसला दीजिए जो सच में सताए हुए लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जिन्हें हर दिन इस तरह की नफरतों का शिकार होना पड़ता है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खड़ा है। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इसके बाद दिल्ली में यह तरकीब हो कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माइनॉरिटीज के जीते हैं, एक शाम जुटाइए, बैठते हैं,
बातचीत करते हैं, बातचीत से ही किसी मसले का हल निकलेगा। मेरी जहां जरूरत हो, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बड़ी साहब। किसी को दूर से कहने से कुछ नहीं होगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। गुफ्तगू फरमा रहे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम जनाब इमरान प्रताप बड़ी साहब। आइए इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इस एसी ऑडिटोरियम में बैठ करके एक खूबसूरत महफिल सजा के गुफ्तगू तो कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी हल तब निकलेगा जब इन महफिलों को और इन तमाम लोगों को लेकर के हम उन इलाकों में भी चलें जहां असल में जुल्म हो रहा है। हमें हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाना पड़ेगा। अच्छी कोशिश है कि INCR लगातार अलग अलग शहरों में जा रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन एक बात हमें बहुत सलीके से समझनी पड़ेगी। सेकुलरिज्म के मायने बदले हैं मुल्क में, और एक बहुत जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं, और खासतौर से मेरी कौम सामने बैठी है उससे कहना चाहता हूं। किसी नेता का आपकी दी हुई टोपी पहन लेना और किसी नेता का आपका दिया हुआ गमछा कांधे पे डाल लेना ही सेकुलरिज्म नहीं है। इस खेल से बाहर निकलिए। अपनी टोपियां जो इतनी मेयारी हैं उनको सियासी लोगों के सरों पर पहनाना बंद करिए। आप उन्हें किसी महफिल में एक बार टोपी पहनाते हैं, फिर वो आपको अगले 5 साल टोपी पहनाते हैं। इस खेल को समझिए। मेरी गुजारिश है आपकी। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि कोई आपकी टोपी पहन ले तो आप खुश हो जाएं। हमारी कौम खुश हो जाती है। हमारा गमछा कोई अपने कंधे पे डाल लेता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमें हमारे अफ्तारियों में आकर के कोई एक खजूर खिला देता है तो हम खुश हो जाते हैं। नहीं, सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी को इमरान प्रतापगढ़ी की पहचान के साथ सामने वाला तबका कबूल करे, और हम सामने वाले तबके के नेताओं को, वहां के समाज को उनके पहनावे और उनकी पहचान के साथ कबूल करें। ये बदलाव हमें अपने माशरे में लाना पड़ेगा, अपने समाज में भी लाना पड़ेगा, उसे बेदार भी करना पड़ेगा। मैं